आज आपसे डेंगू बीमारी के विषय में बात करूंगा, जिसका सही उच्चारण डेंगी होता है। बहरहाल उच्चारण में उसको डेंगी कहें या डेंगू कहें, इसकी गंभीरता और इसकी जो व्यापकता है उसमें कोई कमी नहीं आती। ये एक ऐसे मच्छर से फैलता है जिसको एडीज कहते हैं, और ये मच्छर डोमेस्टिक ब्रीडर होता है। ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है या जनसंख्या पाई जाती है। घरों के अंदर, घरों के आसपास ये मच्छर पाया जाता है। WHO का एक आंकड़ा है कि पिछले 30 सालों से डेंगू के केसेस में 50 से 100 गुना वृद्धि देखी गई है, और इसका कारण अनियोजित शहरीकरण या अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है। WHO का दूसरा आंकड़ा है कि इस बीमारी से प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। ये WHO का आधिकारिक आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं, आधिकारिक आंकड़े और जो सही आंकड़े हैं उनमें आज भी बहुत अंतर होता है। बहरहाल अगर हम 10 करोड़ की संख्या को भी सही माने तो ये कोई मामूली संख्या नहीं है। यद्यपि इसमें से ज्यादातर लोग जिनमें डेंगू होता है उनको बीमारी के हल्के लक्षण होते हैं, या कभी कभी थोड़े से ज्यादा लक्षण हो जाते हैं, जैसे 103, 104, 105 बुखार आना। इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि उसमें बहुत भयानक शरीर में दर्द होता है। प्लेटलेट की संख्या में कमी आ जाना, प्लेटलेट जो 1.5 से 4.5 लाख तक होती हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख, वो घटकर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक हो जाती हैं। लेकिन ये सब बीमारी को जानलेवा नहीं बनाते। आम जनभ्रांति है कि डेंगू में जब प्लेटलेट कम होती हैं तभी लोगों की जान जाती है। ऐसा नहीं है। ज्यादातर डेंगू के केसेस में प्लेटलेट की संख्या कम होती है, लेकिन जो डेंगू में जान जाने वाले कारक होते हैं, जो कारण होते हैं या जो लक्षण होते हैं, वह भिन्न होते हैं, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। मुझे अभी भी 2016 की वह विभीषिका याद है जब लखनऊ में डेंगू एक महामारी के रूप में फैला था और लखनऊ के लाखों लोग प्रभावित हुए थे। और उस समय प्लेटलेट को लेकर ऐसी भ्रांतियां थी लोगों में कि प्लेटलेट की शहर में भीषण किल्लत, एक कृत्रिम किल्लत पैदा हो गई थी, क्योंकि लोगों को जानकारी का अभाव था। व्यक्ति को लग रहा था कि अगर 25,000 भी प्लेटलेट हैं तो प्लेटलेट चढ़ जाएं, जबकि डॉक्टर्स जब डिसाइड करते हैं, जब प्लेटलेट को चढ़ाना होता है तभी प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। इसके विषय में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अभी आज का विषय है कि डेंगू के होने को कैसे रोकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर हम डेंगू को होने से रोक लेते हैं तो जो लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च होते हैं डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर, और जो तकलीफ होती है जो पैसे से नहीं नापी जा सकती, उन सभी को हम लोग रोक सकते हैं। तो डेंगू जैसा कि मैंने कहा एक वायरस से होता है, और इस वायरस के 4 प्रकार होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। एक आंकड़ा है, एक तथ्य है, क्षमा चाहता हूं, कि एक बार अगर किसी स्ट्रेन से डेंगू हो गया तो दोबारा उस स्ट्रेन से डेंगू नहीं होता। जैसे मुझे डेन 1 से एक बार डेंगू हो गया तो जीवन पर्यंत डेन 1 से नहीं होगा, लेकिन डेन 2, डेन 3 और डेन 4 से मुझको डेंगू हो सकता है। एक और तथ्य है जो भयानक तथ्य है कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर मुझको डेंगू होगा तो जान जाने का खतरा हर बार और बढ़ता चला जाएगा। तो लोगों का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब पिछले साल या 3 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, अब क्या दोबारा हो सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि 4 प्रकार हैं। हर प्रकार से अधिकतम एक बार हो सकता है, न्यूनतम भी एक बार हो सकता है। तो इस प्रकार 4 बार ही एक व्यक्ति को पूरे आयु में डेंगू बुखार हो सकता है। अब अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज ये है कि हमको, जो आज के टॉपिक का विषय है, कि डेंगू के प्रसार को हम कैसे रोकें। तो गीता में श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब भी हम किसी युद्ध में जाते हैं तो अपनी शक्ति और दुश्मन की शक्ति, दुश्मन की जो उसको मारक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनको जान लेना जरूरी होता है। वही बात यहाँ पर लागू होती है। अगर हम डेंगू वायरस को फैलाने वाले एडीज मॉस्किटो के विषय में जान लें तो उससे बचने में हमको मदद मिलेगी। पहला जो एडीज मॉस्किटो है उसके विषय में खास बात यह है कि ये जनसंख्या के पास रहता है, घरों के अंदर रहता है, और घरों के आसपास बाहर स्ट्रीट्स वगैरह में पाया जाता है, और साफ पानी में पनपता है। तो हम जितना, गमले हो गए, छोटे छोटे पॉट्स कहीं पर पानी के लिए रखे हुए हैं, कूलर में जमा पानी हो गया, बगीचों में पानी जगह जगह छोटे छोटे क्लस्टर्स में पाया जाता है, ये सारे के सारे अगर हम जगहों को से पानी को हटाएं तो मच्छर की जो प्रजनन करने की जगह हैं उनको हम कम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इतना विस्तृत एरिया होता है, अपना घर ही देख लें, हम लोग कहाँ कहाँ देखेंगे कि मच्छर का पानी इतना सा भी इकट्ठा है तो वहां वो प्रजनन करने लगेगा। तो
करें, इसको अधिकतम प्रयास करें, लेकिन इससे डेंगू के मच्छर को शून्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, डेंगू का जो मच्छर है, जो एडीज मच्छर है, ये 20 से 30 डिग्री तापमान और 60 से 80% क्षमा चाहता हूं, आर्द्रता पर वातावरण में मुख्य रूप से पनपता है। तो यही मानसून के बाद का सीजन होता है जब तापमान आमतौर पर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, अधिकतम हो चाहे न्यूनतम, और आर्द्रता 60 से 80 डिग्री सेल्सियस रहती है, अधिकतम हो चाहे न्यूनतम। अब यहाँ पर एक तथ्य है कि अब डेंगू के केसेस जून से ही देखे जाने लगे हैं और अमूमन दिसंबर जनवरी तक चलते हैं। तो लोग पूछते हैं कि जून जुलाई अगस्त में तो अधिकतम तापमान 35 हो जाता है और आप कह रहे हैं ये 30 तक ही केवल पनप सकता है। इसी तरीके से दिसंबर में जो अधिकतम तापमान है वो 15 ही रहता है, 20 से कम तब भी ये पनपता है। तो उसके पीछे एक छोटा सा कॉमन सेंस है कि बाहर तो चलिए दिसंबर में तापमान अधिकतम 15 है, लेकिन हमारे घरों का तापमान तो वही रहता है 21, 22, 23, 24, 25 आमतौर पर। इसी तरीके से जून जुलाई अगस्त में भी अगर हम देखें, बाहर का अधिकतम तापमान 35 हो सकता है, लेकिन कूलर, एयर कंडीशनर और तमाम और डिवाइसेस की वजह से हमारे घर का तापमान वही रहता है जो 20 से 30% और आर्द्रता वही रहती है जो 60 से 80% होती है। यानी हमारे घरों के अंदर इसके ब्रीड करने की, प्रजनन करने की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध रहती हैं। तो ये तो पहली बात डेंगू मच्छर के विषय में हो गई। दूसरी बात, डेंगू के विषय में धारणा है कि ये एक ऐसा इसका जो मच्छर है वो एक ऐसा मच्छर है जो केवल दिन में काटता है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो ये तथ्य सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन अब इसका व्यवहारिक पहलू देखें। व्यवहारिक पहलू ये है कि कृत्रिम प्रकाश, जैसे इस समय मैं बैठा हुआ हूं अपने बेडरूम में और बेडरूम का स्टडी रूम में, और यहाँ पर नेचुरल प्रकाश को ब्लॉक करने के लिए पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन लाइट्स की वजह से इतनी रोशनी हो रही है कि दिन है कि रात है इसका पता नहीं चल पाता। मच्छर भी भ्रमित हो जाता है और इसी वजह से दिन हो या रात वो दोनों समय हमको काटता है। तो आमतौर पे कई पेशेंट्स कहते हैं जो नेट पे पढ़ते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो दिन में बहुत ज्यादा मच्छर से सावधान रहता हूं, लेकिन रात में ये मच्छर नहीं काटता। तब मैं उनको इस तथ्य के विषय में बताता हूं। तीसरी चीज, इस मच्छर के विषय में एक खास बात यह है कि ये मच्छर आमतौर से 7-8 मीटर की हाइट तक ही उड़ सकता है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आमतौर पे 8 मीटर का मतलब 24 फीट हो गया। दूसरे या तीसरे फ्लोर तक, सबसे ज्यादा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे इसके रोगी एक वक्त पाए जाते थे, ऐसा WHO का आधिकारिक आंकड़ा है। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। प्रकृति ने ये सारे मच्छरों या हम सबको ये शक्ति दे रखी है और ये ईश्वर प्रदत्त शक्ति है कि हम अपनी संख्या को कैसे अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो मच्छर भी चालाकी करता है। अब मान लीजिए आप छोले में सब्जी लेकर आए और आपका 8वां फ्लोर है, उसी में थैले में मच्छर बैठा हुआ है या लिफ्ट में है, तो मच्छर ऊपर पहुंच जाएगा। तो आज के 15-20 साल पहले आमतौर पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे इसके केसेस की क्लस्टरिंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी ऊंचाई पे ये मच्छर पाया जा सकता है। चौथी जो बात है वो ये हो गई कि आमतौर पे ये मच्छर चुपचाप बैठा रहता है। जैसे मान लीजिए पार्क में आप गए तो घास पे चुपचाप छुपा हुआ है, या पर्दे में छुपा हुआ है घर के, या जो बेड है उसके नीचे छुपा हुआ है, और जब इसको मौका मिलता है तो ये हमको काट लेता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, सबसे बढ़िया तो है कि इसका प्रजनन ही ना होने दें, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह संभव नहीं होता। तो अब हम पर ये आता है कि हम अपनी कितनी सतह इस मच्छर को दें जिसपे ये काट सके। इसीलिए ये कहा जाता है कि डेंगू मच्छर से बचाव अगर करना है तो हमको फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी बात, फुल स्लीव के कपड़े हम लोग पहन लेते हैं, पैंट फुल पहन लेते हैं, और आमतौर पे चेहरे पे अगर मच्छर काटता है तो भिनभिनाता है, हम उसको उड़ा भी सकते हैं। अब चेहरे पे तो हम लोग नहीं पूरा ढक के चल सकते हर वक्त। तो दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां मच्छर काटता है वो पैर होते हैं, क्योंकि पैर बिल्कुल, हम अगर मोजे नहीं पहने हैं, नेकेड हैं, और पैर पे अगर मच्छर भिनभिना रहा है तो हमको उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती, वो चुपचाप काटकर चला जाता है। तो डेंगू के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग पैर में मोजे पहने। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो अपने घरों में जहां जहां साफ पानी इकट्ठा होता है, थोड़ा नफीस तबीयत का ये मच्छर है, केवल साफ पानी में पनपता है, उन स्रोतों को तलाशें, एक्टिवली तलाशें। हफ्ता में एक दिन समय निकालकर घर के सभी सदस्य देखें कहां कहां साफ पानी इकट्ठा है, उसको नष्ट करें। हालांकि ये 100% संभव नहीं होता, अतः इस मच्छर का प्रजनन
तब भी जारी रहता है। तो दूसरा जो तरीका हो गया वो तरीका ये हो गया कि हमको इस मच्छर से बचना है। तो मच्छर से बचने का एक तरीका आपको व्यवहारिक बताया, फुल स्लीव के कपड़े पहने, पैर में मोजे जरूर पहने। आमतौर पे लोग जब वॉक पर जाते हैं या सुबेरे जॉगिंग पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो बरमूडा पहनकर जाते हैं क्योंकि मौसम ऐसा होता है। स्पोर्ट शूज पहनते हैं लेकिन उनमें हम लोग मोजे नहीं पहनते। तो ये एक बड़ा कारण होता है डेंगू के फैलने का, क्योंकि वहीं घास में छुपा डेंगू का मच्छर होता है जो मौका मिलते ही आपको काट लेता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, डेंगू का जो मच्छर होता है उसका एक जो कॉमन प्रकार है उसको कुदरत ने एक इस तरीके का बनाया है कि उसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र तब पूरा होता है जब वो एक साथ 4, 5 या 6 लोगों को काट ले। इसीलिए एक मच्छर जब एक मनुष्य को काटता है तो उसके अंदर क्रेविंग उत्पन्न होती है डेंगू के मच्छर में, और वह उसी क्रेविंग के कारण कई सारे लोगों को काटता है। इसी वजह से अक्सर इस मच्छर के जो काटने के केसेस चूंकि क्लस्टरिंग में होते हैं एक जगह बहुत सारे, तो डेंगू के केसेस भी एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे निकलते हैं। एक व्यक्ति को हुआ तो उसके परिवार में फिर सारे लोगों को डेंगू हो जाता है। ये एक आम तथ्य है। लखनऊ में जैसे फैजुल्लागंज एक इलाका है, क्षमा चाहता हूं वहां के लोग इस बात को अपने दिल पे ना लें कि आपके इलाके को मैं किसी गलत तरीके से कोट कर रहा हूं, लेकिन समाचार पत्रों से और अस्पताल में आने वाले मरीजों के एड्रेस से पता चलता है कि वहां हर साल डेंगू का प्रकोप जबरदस्त होता है। क्योंकि डेंगू का ये जो मच्छर है ये मास फीडिंग करता है, क्योंकि इसके अंदर क्रेविंग होती है, इच्छा होती है जीवन चक्र पूरा करने के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को काटें। तो घरों में मच्छरदानी का प्रयोग हो गया। इसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट, जैसे बचपन से हम लोग ओडोमास सुनते थे, अब तो और भी कई चीजें आ गई हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो 3 या 4 ड्रॉप लगाने को कहते हैं और फिर मच्छर नहीं काटता तो पैरों में ड्रॉप लगा लें, उसके बाद मोजे पहने, गर्दन के आसपास लगा लें क्योंकि चेहरा हमारा ढका नहीं होता है। तो जितना हम लोग मच्छर से काटने से अपने आप को बचाएंगे, एडीज मच्छर के काटने से अपने आप को बचाएंगे, उतना ही ज्यादा डेंगू के होने को हम लोग रोक सकेंगे। और इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। हमारे एक टीचर थे, टीचर क्या, जहां मैं एक अस्पताल में पहले काम करता था ग्वालियर में, वहां पर हमारे सीनियर थे, तो वो एक चीज एडमिनिस्ट्रेशन की मुझको सिखाई थी उन्होंने, रोको और टोको। वो कहते थे अगर आप यूं ही कभी अस्पताल में जा रहे हैं किसी और काम से और रास्ते में आदमी कुछ भी करता मिल जाए जो अस्पताल के नियमों के या उसके स्वास्थ्य के विपरीत है, तो रुककर उसको टोक दीजिए। बोले ये अपनी आदत बना लीजिए। वो उसको रोको और टोको कहते थे। बोले इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, और जब मैंने इसको अपनाया तो निश्चित रूप से मैंने देखा कि रोको और टोको का प्रभाव पड़ता है। तो आसपास अपने किसी भी व्यक्ति को देखें तो उनको कहें कि भाई देखिए आपको इस तरीके से डेंगू हो सकता है, आपके बच्चे को डेंगू हो सकता है, जान जाने का खतरा रहता है। तो लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस इस चीज की बढ़ेगी। तो साथियों, अब समय आ गया है कि हम लोग अपने कमर कस लें और पूरे तरीके से अपने आप को इस प्रकार से ढालें कि डेंगू का मच्छर हमको ना काटने पाए। उसकी प्रजनन जहां पर होता है उन इलाकों को तो खत्म करें ही करें, हम तक उसकी अप्रोच भी ना हो, इसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखें और डेंगू के प्रचार और प्रसार को रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये एक श्रृंखला है कि डेंगू बुखार के क्या लक्षण होते हैं, डेंगू बुखार में प्लेटलेट गिरना क्यों गंभीरता का द्योतक, एकमात्र द्योतक नहीं है, कितने किस्म की प्लेटलेट होती है, कैसे हमको वो प्राप्त होती है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक कृपया इन सारे मेजर्स को अपनाइए और सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।